चंद्रगुप्त ने वीरसेन को तलवारबाजी के युद्ध में हरा दिया था। जहां एक और वीरसेन को गलत युद्ध नीति का प्रयोग करने के लिए आचार्य श्वेतांक द्वारा दंड दिया गया था, वहीं अन्य छात्र चंद्रगुप्त को हवा में उठाकर उसके लिए तालियां बजा रहे थे। चंद्रगुप्त को देख मालकेतु का मस्तिष्क हिलोरे खाने लगा और वो चंद्रगुप्त पर बारीकी से नजर गड़ाए मन ही मन बोला, यह चेहरा तो किसी से मेल खाता है, लेकिन किससे याद नहीं आ रहा। मालकेतु याद करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अपनी विजय पे मुस्कुराता हुआ चंद्रगुप्त अन्य छात्रों के साथ उसके सामने से गुजरा। मालकेतु ने उसे आवाज देते हुए कहा, रुको वीर। चंद्रगुप्त वहीं रुक गया, लेकिन अन्य छात्र वहां से चले गए। मालकेतु चंद्रगुप्त की वीरता और युद्ध कौशल को देखकर प्रभावित था। उसे ऐसा लगा कि शायद चंद्रगुप्त किसी राज्य का राजकुमार है। वहीं अपने लिए वीर शब्द का संबोधन सुनकर चंद्रगुप्त को थोड़ी हैरानी हुई। वो मालकेतु की तरफ देखकर बोला, वीर नहीं, चंद्रगुप्त। मेरा नाम चंद्रगुप्त है। नाम जानकर मालकेतु बोला, पर जिस वीरता से तुमने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है, वीर नाम तुम्हें शोभा देता है। यह सुन चंद्रगुप्त की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसने सम्मानित स्वर में मालकेतु से पूछा, धन्यवाद मान्यवर, लेकिन आपने मुझे रोका, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? मालकेतु बोला, हां, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम किस राज्य के राजकुमार हो? राजकुमार? यह शब्द सुनते ही चंद्रगुप्त जोर से हंसा और बोला, लगता है आपको कोई भ्रम हुआ है मान्यवर। मैं किसी राज्य का राजकुमार नहीं, मैं तो एक गुलाम था। गुलाम? मालकेतु हैरानी में बोला, तुम्हारे माता पिता कौन है? किस वंश से हो तुम? चंद्रगुप्त थोड़ी निराशा के साथ बोला, मैं एक अनाथ हूं, ना मुझे मेरे माता पिता का पता है और ना ही मेरे वंश का। जब से होश संभाला तो खुद को गुलाम ही पाया। मालकेतु ने उत्सुकतावश आगे पूछा, लेकिन जहां तुम गुलाम थे वहां कभी ना कभी तो किसी ने तुम्हें तुम्हारे परिवार के बारे में बताया होगा। मालकेतु चंद्रगुप्त के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था, लेकिन चंद्रगुप्त के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। चंद्रगुप्त सरल भाव से बोला, मैं जहां था वहां बाकी लोग भी गुलाम ही थे। उन्हें खुद के वंश का नहीं पता, तो भला मेरे वंश और परिवार का क्या पता होगा? इससे पहले मालकेतु कुछ और पूछता, चंद्रगुप्त हाथ जोड़ते हुए बोला, क्षमा कीजिएगा मान्यवर, मुझे अभी पाठ का अभ्यास भी करना है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। ठीक है, मालकेतु गंभीरता से बोला। मालकेतु ने चंद्रगुप्त को जाने दिया, लेकिन न जाने क्यों उसका मस्तिष्क कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि चंद्रगुप्त एक अनाथ है। वहीं अनजाने में ही सही, मालकेतु ने चंद्रगुप्त के हृदय के एक पुराने घाव को कुरेद दिया था। वो खुद से बोला, भले ही मैं अनाथ हूं, लेकिन किसी ना किसी ने तो मुझे जन्म दिया होगा। मैं किसका बेटा हो सकता हूं? कौन रही होगी मेरी मां? जहां एक ओर चंद्रगुप्त अपनी माता के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी माता मुरा अपने पुत्र से मिलने अपने उन संबंधियों के घर आ पहुंची जिनके संरक्षण में वो उसे छोड़ के गई थी। संबंधियों के द्वार पर खड़े होकर उसने चंद्रगुप्त को आवाज लगाई। आवाज सुने एक अधेड़ उम्र की महिला और उसका पति बाहर आए। मुरा को देखते ही उनके चेहरे के रंग बदल गए, जैसे कि उन्हें मुरा के वहां आने की उम्मीद ही नहीं थी। मुरा ने आंखों में करुणा और चेहरे पे मुस्कान लिए उनको प्रणाम किया और बोली, मेरा पुत्र चंद्रगुप्त कहां है? दिखाई नहीं दे रहा। उसकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि मुरा से कैसे निपटा जाए। फिर कुछ सोचकर वो औरत चेहरे पे क्रोध के भाव लिए ऊंचे स्वर में बोली, कौन चंद्रगुप्त? किसका चंद्रगुप्त? यहां कोई चंद्रगुप्त नहीं रहता। मुरा ने यह सुना तो अवाक रह गई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? चंद्रगुप्त मेरा पुत्र, जिसे मैं आप लोगों के पास छोड़कर गई थी, कहां है वो? वो औरत जैसे पीछा छुड़ाते हुए बोली, हमें नहीं पता वो कहां है। मुरा ने यह सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए। वो उनके पास आकर उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे करुण स्वर में विनती करते हुए बोली, ऐसा न कहे, आप मेरे अपने हैं। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो आप मुझे दंड दीजिए,
मेरे साथ ऐसा मजाक मत करिए। मैं पहले ही अपने पुत्र की याद में बहुत दुखी हूं। अब किसी भी प्रकार के दुख को सहने की क्षमता नहीं है मेरी। ये सुनकर वो औरत मुरा को खुद से दूर छिड़कते हुए क्रोध भरे स्वर में बोली, हमारे पास और कोई काम नहीं है जो तुमसे मजाक करेंगे। जब कह दिया कि तुम्हारा पुत्र यहां नहीं है तो क्यों हमारा समय बर्बाद कर रही हो। अब मुरा से रहा नहीं गया। आंखों में आंसू और चेहरे पे रोश लिए वो बोली, यहां नहीं है तो कहां गया? मैं कई साल पहले उसे यहां आपके पास छोड़कर गई थी। बताओ मुझे, कहां है मेरा पुत्र, मेरा चंद्रगुप्त? बेच दिया हमने उसे। उस औरत के साथ खड़ा वो आदमी कठोरता से बोला, जो अब तक चुप था। ये सुनते ही मुरा ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहे हैं हमने उसे कुछ वर्ष पहले 20 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेच दिया था। अब वो कहां है, क्या कर रहा है, हमें नहीं पता। ये सुनते ही मुरा धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने सैकड़ों बिजलियां एक साथ उस पे गिरा दी हो। उसने उन दोनों की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? एक मां से उसके पुत्र को कैसे अलग कर सकते हैं आप? उसकी बात सुनकर वो औरत क्रोध में गरजते हुए बोली, अरे वाह, जब पुत्र को यहां अकेला छोड़कर गई थी तब ये ख्याल नहीं आया था, और अब हमसे प्रश्न कर रही हो? जाओ, निकल जाओ यहां से, वरना धक्का देकर निकाल देंगे। उसके बाद वो औरत अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, चलो जी यहां से, हमें खेतों में भी जाना है, इसे यहीं रहने दो, कब तक इसका रोना सुनेंगे? वो दोनों मुरा को अकेला वहीं छोड़ निकल गए। मुरा बदहवास की हालत में वहीं पड़ी अपने पुत्र को याद करने लगी। कहां होगा मेरा पुत्र? इधर तक्षशिला में आचार्य चाणक्य के कक्ष में राजहंस ने गुप्त रूप से प्रवेश कर आचार्य चाणक्य को प्रणाम किया। उसे देखकर आचार्य चाणक्य ने पूछा, किसी को तुम पे संदेह तो नहीं हुआ? नहीं आचार्य, मैंने ऐसी कहानी सुनाई कि संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। राजहंस ने उत्साहित स्वर में जवाब दिया। ठीक है। आचार्य चाणक्य गंभीर स्वर में बोले, किंतु ध्यान रहे कि तुम्हें हमेशा सतर्क रहना है। जी आचार्य, राजहंस ने आत्मविश्वास के साथ कहा। आचार्य चाणक्य ने आगे पूछा, और कोई विशेष सूचना? आचार्य गजानन से मिलकर तुम्हें कुछ संदेहास्पद लगा? राजहंस कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है आचार्य, पर हां एक बात जरूर है। मगध के राजकुमार पब्बत के साथ आया सैनिक मालकेतु भी आचार्य गजानन का सेवक और विश्वास पात्र बन चुका है। आचार्य गजानन ने मुझे स्वयं उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है। यह सुनते ही आचार्य चाणक्य अचंभित हो गए, क्योंकि एक रात्रि पहले मालकेतु पब्बत को ढूंढते हुए गुप्त कक्ष तक आ पहुंचा था। लेकिन अपनी चिंता छिपाते हुए आचार्य बोले, ठीक है, तुम सतर्क रहना, और आचार्य गजानन के साथ साथ उस मालकेतु पर भी दृष्टि जमाए रखना। राजहंस प्रणाम करते हुए बोला, जी आचार्य, अब मैं चलता हूं। आचार्य चाणक्य ने उसे इशारे से वहां से जाने की अनुमति दी। राजहंस चुपके से उस कक्ष से बाहर निकल गया और सोचने लगा। जैसे ही मैंने मालकेतु का नाम लिया, आचार्य चाणक्य के चेहरे के भाव बदल गए। हो ना हो, दाल में अवश्य कुछ काला है। ये मालकेतु चीज क्या है, पता लगाना ही पड़ेगा। कक्ष के भीतर बैठे आचार्य चाणक्य भी मालकेतु के विषय में ही सोच रहे थे। वो खुद से ही बात करते हुए बोले, एक साधारण सैनिक को आचार्य गजानन का सेवक बनने में भला क्या लाभ? मालकेतु के विषय में कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम है, पता लगाना होगा। आचार्य चाणक्य और राजहंस जहां मालकेतु के बारे में सोच रहे थे, वहीं मालकेतु अब तक पूरे तक्षशिला का निरीक्षण कर चुका था और वहां होने वाले क्रियाकलापों और प्रमुख आचार्यों के बारे में जितनी हो सके उतनी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर चुका था। अपना निरीक्षण पूरा कर वो अपने कक्ष की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ छात्रों की आपस में हो रही बातें पड़ी। चंद्रगुप्त ने वीरसेन को क्या पटकनी थी, उसका सारा घमंड चूर करके रख दिया, एक छात्र ने उत्साह के साथ कहा। दूसरा छात्र बोला, चंद्रगुप्त सच में शूरवीर है, मुझे तो अभी भी वीरसेन का चेहरा याद आ रहा है। मुझे तो लगा था कि कहीं वीरसेन आज मैदान में रो ही ना दे। उसकी बात सुनकर अन्य छात्र हंसने लगे। मालकेतु भी उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराता हुआ उन छात्रों के पीछे पीछे चल रहा था। तभी एक छात्र बोला, आचार्य चाणक्य सही कहते हैं,
चंद्रगुप्त सच में सम्राट बनने योग्य है। हाँ, तभी तो आचार्य चाणक्य स्वयं उसके हर प्रशिक्षण पर दृष्टि रखते हैं, दूसरे छात्र ने तपाक से कहा। अन्य छात्र भी उस छात्र की बातों पे सहमति जताने लगे, लेकिन यह सुनते ही मालकेतु के कान खड़े हो गए। वो मन ही मन बोला, चाणक्य चंद्रगुप्त के बारे में ऐसा विचार रखता है। आखिर ऐसा क्या है चंद्रगुप्त में? माना वो वीर है, लेकिन वो उसमें एक भावी सम्राट देखता है। और चाणक्य और चंद्रगुप्त का संबंध क्या है? कौन बता सकता है मुझे इस बारे में? अनजाने में सुनी छात्रों की बातों ने मालकेतु के मस्तिष्क में कई सारे प्रश्नों को जन्म दे दिया था। उसे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे, लेकिन कौन है जो इस संबंध में बता सकता है? उसे ध्यान आया, क्यों ना राजहंस से मिला जाए। वो अवश्य ही कुछ ना कुछ तो चंद्रगुप्त और चाणक्य के बारे में जानता ही होगा। ये सोचकर मालकेतु ने एक छात्र से राजहंस के कक्ष का रास्ता पूछा और उसके कक्ष की ओर बढ़ चला। मालकेतु राजहंस के कक्ष के बाहर आ पहुंचा और बाहर खड़े होकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसके खटखटाते ही दरवाजा अपने आप ही खुल गया। मालकेतु ने भीतर प्रवेश किया तो वहां कोई नहीं था। उसने शैया पर देखा तो बिस्तर संभाल कर ऐसे रखे हुए थे जैसे कि कई दिनों से उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया हो। मालकेतु ने अपने खड़ाऊ उतार फर्श का आकलन किया तो वहां काफी धूल जमी थी। इसका अर्थ था कि कमरे की कई दिनों से सफाई भी नहीं हुई है। ये देखकर मालकेतु हैरानी में बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? राजहंस तो सुबह ही तक्षशिला पहुंच चुका था और वो तो घायल भी है। उसे आराम करना चाहिए था। फिर आराम करना छोड़ वो कहां जा सकता है? कहीं राजहंस कुछ छिपा तो नहीं रहा? मालकेतु का राजहंस पे संदेह बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मालकेतु के मन मस्तिष्क में राजहंस और चंद्रगुप्त को लेकर कई सवालों ने जन्म ले लिया था। वहीं उसके साथ हुई बात के बाद चंद्रगुप्त भी परेशान होकर अपनी मां के बारे में सोच रहा था। अपने पाठ का अभ्यास करते हुए उसने मिट्टी से बने पाटले पे मां शब्द लिख दिया था। वो बड़े प्यार से उस शब्द की तरफ देख रहा था कि तभी वीरसेन अपने साथियों के साथ अभ्यास कक्ष में आ पहुंचा। वीरसेन के चेहरे पे चंद्रगुप्त को लेकर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल हुई पड़ी थी, लेकिन अपने क्रोध को काबू में करते हुए वो अपने साथियों के साथ चंद्रगुप्त के ठीक बगल में आ खड़ा हुआ। अभ्यास कक्ष में उपस्थित अन्य छात्र इस बात से भयभीत हो गए कि कहीं वीरसेन अपने साथियों के साथ मिलकर चंद्रगुप्त को नुकसान न पहुंचा दे। वहीं इन सबसे बेखबर चंद्रगुप्त अपने ही सवालों में खोया हुआ था। कुछ छात्र उसे वीरसेन की उपस्थिति के बारे में चौकन्ना करना चाहते थे, लेकिन वीरसेन के डर के कारण उनकी आवाज भी नहीं निकली। वीरसेन ने ध्यान से पाटले पे देखा जिस पे चंद्रगुप्त ने मां शब्द लिखा था। यह देखते ही वीरसेन बोला, मित्रों, देखा आप लोगों ने? सम्राट चंद्रगुप्त अपनी माता। अरे नहीं नहीं नहीं। अपने कानों पे हाथ लगाकर क्षमा मांग लगभग तंज कसते हुए वीरसेन बोला, राजमाता को याद कर रहे हैं। यह सुन वीरसेन के मित्र जोर जोर से हंसने लगे। अब चंद्रगुप्त का ध्यान उनकी तरफ गया और उन्हें इस तरह हंसता हुआ देख उसे हल्का क्रोध आ गया। अब वीरसेन चंद्रगुप्त के बाजू में बैठकर उससे बोला, क्या हुआ सम्राट? आपको अपनी राजमाता की याद आ रही है? लेकिन जहां तक हमें पता है आप तो एक गुलाम थे। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आपको बेचा गया था। किसने बेचा होगा आपको? सोचने वाली बात है। इतना कहकर वीरसेन सोचने का अभिनय करने लगा और बोला, मुझे लगता है आपको अवश्य आपकी माता ने बेचा होगा। और यह कहकर वीरसेन उठा और सभी छात्रों को संबोधित करते हुए बोला, सुना आप सभी ने? सम्राट चंद्रगुप्त को उनकी माता द्वारा ना राजमाता द्वारा बेचा गया था। वीरसेन की बात पर एक बार फिर उसके सभी मित्र हंसने लगे, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त से रहा नहीं गया और वो क्रोध में उठकर चिल्लाया, वीरसेन! चंद्रगुप्त की आवाज सुनकर कई छात्र डर गए, लेकिन वीरसेन मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? सम्राट को क्रोध आ गया? अब सम्राट क्या करेंगे? हमें दंड देंगे? चंद्रगुप्त क्रोध के मारे अपने दांत पीस रहा था। उसका मन तो था कि एक ही बार में वीरसेन के सारे दांत तोड़ दे, लेकिन वो तक्षशिला के नियमों का उल्लंघन कर खुद का निष्कासन नहीं चाहता था। वीरसेन उसकी परिस्थिति अच्छी तरह से समझता था।
इसलिए उसे और उकसाते हुए बोला, क्या हुआ? मुझे दंड देने का मन कर रहा है, पर तुम कुछ कर नहीं सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम एक तुच्छ सेवक हो, एक गुलाम, और एक गुलाम कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकता। अब वीरसेन चंद्रगुप्त के करीब आ उसकी आंखों में आंखें डाल बोला, ये तो आचार्य चाणक्य की छत्र छाया है तुझ पे, वरना तुझ जैसा लड़का जिसके ना परिवार का पता है और ना कुल का, सेवक बनने के लायक भी नहीं है। वीरसेन की बात सुन चंद्रगुप्त की आंखों में क्रोध उतर आया था। कौन किस लायक है और किस लायक नहीं, यह उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। एक आवाज अभ्यास कक्ष में गूंजी। सबने आवाज की दिशा में देखा तो राजकुमार पब्बत हाथ में कुछ पुस्तकें लिए एक कोने में खड़ा था। पब्बत को उस कक्ष में प्रवेश किए थोड़ा समय बीत चुका था और वो चुपचाप वहां हो रहे तमाशे को देख रहा था। पब्बत की बात सुन वीरसेन उससे आंखें चढ़ाते हुए बोला, राजकुमार पब्बत, ये मेरा और इसका आपसी मामला है, आप इसमें कुछ ना बोलें तो ही ठीक रहेगा। पब्बत ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, अगर यह आप दोनों का आपसी मामला है तो आप इसे या तो इसके घर में सुलझाएं या अपने महल में। यह तक्षशिला है और यहां भीतर जो भी घटित होगा वो किसी एक का नहीं बल्कि सबका मामला है। चंद्रगुप्त ने राजकुमार पब्बत की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने महाराज धनानंद के बारे में जितना भी सुना था, पब्बत उसके बिल्कुल विपरीत था। अब पब्बत वीरसेन को कक्ष के द्वार का रास्ता दिखाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम पहले ही इस अभ्यास कक्ष में कई छात्रों और चंद्रगुप्त का बहुत समय नष्ट कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें यहां से चलना चाहिए। वीरसेन ने पब्बत द्वारा उसके साथ इस तरह के व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी। वो क्रोध में आंखें तरेरते हुए ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि उसके साथ इतनी हमदर्दी जताने का कारण क्या है? शिक्षा नीति, पब्बत ने स्वर ऊंचा करते हुए कहा। शिक्षा नीति कहती है कि विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र समान होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, क्योंकि शिक्षा हमें किसी में भी भेद करना नहीं सिखाती। चंद्रगुप्त को पब्बत की यह बात अच्छी लगी। उसे अभी भरोसा होने लगा कि पब्बत अपने पिता धनानंद से काफी अलग है। पब्बत की बात सुनकर वीरसेन बोला, सही कह रहे हो तुम, लेकिन यही बात जाकर तुम आचार्य चाणक्य से कह सकते हो, जो इतने सारे छात्रों के तक्षशिला में होते हुए भी इस तुच्छ गुलाम को पूरे भारतवर्ष का सम्राट बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। वीरसेन की बात सुनकर पब्बत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक हाथ से वीरसेन के गिरेबान को पकड़ते हुए बोला, झूठ बोल रहे हो तुम, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास इस बात का? पब्बत का अचानक ऐसा व्यवहार देख चंद्रगुप्त हैरान रह गया। बड़े प्यार से अपने गिरेबान से पब्बत का हाथ हटाते हुए वीरसेन बोला, पूरा तक्षशिला इस बात को जानता है, और यदि तुम्हें फिर भी मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो जाकर स्वयं आचार्य चाणक्य से पूछ सकते हो। वैसे भी आचार्य कभी असत्य नहीं कहते। जहां वीरसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, वहीं पब्बत की आंखों में क्रोध था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आचार्य चाणक्य उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उसने अपनी पुस्तकों को वहीं फेंका और क्रोध में अभ्यास कक्ष से बाहर निकल गया। यह देख चंद्रगुप्त भी हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि पब्बत को अचानक क्या हो गया। क्या करेगा अब राजकुमार पब्बत? क्या चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने की बात जानकर भी वो आचार्य चाणक्य का साथ देगा? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।